क्या आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो रिपोर्ट भारत में राज्यों में स्कूलों की क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन का एक संक्षिप्त विवरण पेश करती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो आज के सवाल को अगर आप देखें, हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड या कौन सा क्राइटेरिया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं, और जवाब अगर आप नहीं जानते हैं तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में हम सवाल के जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं हमारी खबर के बारे में। तो खबर यदि आप देखें, हमारी सिंपल सी खबर है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल, हमारी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। अभी रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ऐसी एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा गुणवत्ता कैसी है, खासतौर पर स्कूलों की क्या सिचुएशन है। आप जानते हैं कि भारत में अगर आपको भारत का एक अच्छा भविष्य तैयार करना है तो सबसे पहले आपको भारत के स्कूलों को सुधारना होगा, क्योंकि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, स्कूल्स उसकी नींव के तौर पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्कूलों में सुधार करना पड़ेगा। तो स्कूलों की गुणवत्ता का एक मूल्यांकन करने के लिए, स्कूलों को इवैल्यूएट करने के लिए सरकार की तरफ से इस पूरे रिपोर्ट को पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट में टोटल 1000 अंक जो है वो प्राप्त होते हैं, और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग राज्यों को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अगर आप देखें, इस बार की जो रिपोर्ट आपकी निकल करके आई है, वो रिपोर्ट बताती है कि भारत के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन में सुधार हुआ है, यानी कि जिनकी स्कूल की जो गुणवत्ता है, जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, वो बेहतर हुआ है। और तकरीबन 12 आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ऐसे हैं जहां की स्कूल की जो गुणवत्ता है वो खराब हुई है। तो एक ये रिपोर्ट का ओवरऑल आप निष्कर्ष यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रिपोर्ट पर बात करते हैं कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट की अगर आप बात करें, इस रिपोर्ट को सरकार की तरफ से साल 2017 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसका कोई बहुत सिंपल सा नाम था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। बाद में 2021 जब आया, 2021 में रिपोर्ट को अपग्रेड किया गया और रिपोर्ट को नया नाम दिया गया। अब नया नाम में कुछ खास नहीं था, पीछे 2.0 ऐड कर दिया गया, यानी कि अब रिपोर्ट का क्या नाम है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। तो ये रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट की हमने बात की। रिपोर्ट की संरचना की अगर आप बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो रिपोर्ट में टोटल आपके 73 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। कितने? 73 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 1000 अंकों का कुल भार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वही हमने देखा था कि टोटल 1000 अंक जो हैं वो यहाँ पर किसी भी राज्य को दिए जा सकते हैं। ये जो आपके 73 इंडिकेटर्स हैं, इनको आप जो है टोटल 5 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, और ये पांचों डोमेन आपकी दो कैटेगरीज में आते हैं। एक है आपका आउटकम कैटेगरी, दूसरा है आपका गवर्नेंस मैनेजमेंट। सबसे पहले आउटकम कैटेगरी जो है, इसमें आपको टोटल जो है आपका 4 डोमेन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आउटकम में सबसे पहला है आपका लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, यानी कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसका रिजल्ट कितना बेहतर निकल करके आ रहा है, कितनी क्वालिटी का बच्चों को जो है एजुकेशन दी जा रही है। तो ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा एक्सेस है कि स्कूलों तक एक्सेस कितनी है, स्कूलों तक पहुंच कितनी है, कि दिल्ली में स्कूलों तक एक्सेस ज्यादा है या बिहार में स्कूलों तक एक्सेस ज्यादा है। दिल्ली में ज्यादा लोग जो है स्कूल की एजुकेशन प्राप्त कर पाते हैं, ज्यादा लोग एडमिशन ले पाते हैं, या किसी दूसरे राज्य में ले पाते हैं। तो इस आधार पर भी स्कूलों का मूल्यांकन होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन होता है कि क्या बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे आपका पीने का पानी हो गया, शौचालय हो गया, और भी बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे खेल का मैदान हो गया। क्या इस तरह की सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हो पाती हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद इक्वलिटी, समानता की बात होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारी सोसाइटी अलग अलग आधारों पर आपको डिवाइड होती हुई नजर आएगी। आपको कुछ आप शेड्यूल कास्ट, हमारे जो सो कॉल्ड अब लोअर क्लास जो है, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी सोसाइटी अलग अलग आधारों पर डिवाइडेड है। जैसे कास्ट के आधार पर डिवाइड है, रिलीजन के आधार पर डिवाइड आपको मिलेगा, जेंडर के आधार पर डिवाइड आपको मिलेगा। तो ये जो डिवाइड आपको मिलेगा, इस डिवाइड के बीच में भी अगर आप जेंडर की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर, तो पुरुष कितना ज्यादा स्कूलों तक पहुंच पाते हैं या लड़के कितना ज्यादा स्कूलों तक पहुंच पाते हैं, और लड़कियों को स्कूलों तक कितनी एक्सेस मिलती है, ये इक्वलिटी की बात की जाती है यहाँ पर। तो इक्वलिटी भी एक क्राइटेरिया है।
फिर गवर्नेंस प्रोसेस है, टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। तो ये टोटल आप कह सकते हैं 6 क्राइटेरियाज जो हैं ये आपके सामने मौजूद हैं, जिन 6 क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करके इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो ये ओवरऑल हमने रिपोर्ट की बात की। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो भी आपके राज्य हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कोई राज्य, जैसे हमने देखा था कि 1000 जो है भार आपको देखने को मिलता है, 1000 में से अंक मिलते हैं। तो अगर कोई राज्य 1000 में से 941 या 1000 अंक प्राप्त कर लेता है तो उसको रखा जाता है दक्ष कैटेगरी में। उसके नीचे है आपका उत्कर्ष कैटेगरी, उसके नीचे है अति उत्तम, फिर उसके नीचे है उत्तम, और उसके नीचे है फिर प्रचेष्टा 1, फिर प्रचेष्टा 2, फिर प्रचेष्टा 3, फिर आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। तो ये आपके क्राइटेरियाज जो हैं वो वहां पर इस पूरी रिपोर्ट में जो आपके तमाम राज्य हैं उनके लिए तैयार किया गया है। तो ये हमने क्राइटेरियाज की बात की। तो अब हमने रिपोर्ट को पूरा समझ लिया है। अब रिपोर्ट को समझने के बाद रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकल करके आते हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो रिपोर्ट के निष्कर्षों की अगर आप बात करें, सबसे पहले शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शीर्ष स्थान पर आपको चंडीगढ़ मिलेगा। तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ ने भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में स्कूल की गुणवत्ता के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। कितने स्कोर चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है? चंडीगढ़ को 703 अंक प्राप्त हुए हैं। और वापस अपने चार्ट पर अगर आप आकर के देखें तो अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 703 अंक प्राप्त होते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आपका इस कैटेगरी में आएगा। और ये कौन सी कैटेगरी है? प्रचेष्टा 1। तो चंडीगढ़ कौन सी कैटेगरी में है? चंडीगढ़ प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। और चंडीगढ़ में शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो किया है। सबसे निचले स्थान पर अगर आप देखें तो दो ही आपको मेन याद रखने हैं, सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। तो सबसे ऊपर आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से सबसे नीचे अगर आप देखें तो आपको मेघालय मिलेगा। मेघालय का जो स्कोर है वो 417 है। और अगर मेघालय का स्कोर 417 है तो मेघालय आपको कहां पर मिलेगा? था सबसे लास्ट कैटेगरी में मिलेगा, यानी कि आकांक्षी 3 कैटेगरी में मेघालय आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेघालय में क्या सबसे खराब चीज है? पहुंच जो है, एक्सेस जो है स्कूलों तक, वो सबसे खराब है। और लर्निंग आउटकम जो है वो मेघालय में सबसे खराब आपको नजर आएगा। तो सबसे ऊपर चंडीगढ़ है, सबसे नीचे मेघालय है। इसके अलावा कोई भी राज्य आपको दक्ष या उत्कर्ष कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बेसिकली अगर आप ये ऊपर की 4 कैटेगरीज देखें तो कोई भी राज्य यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और समग्र क्राइटेरिया में जो सबसे ऊपर राज्य आपको मिलेगा वो प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में है। तो दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं इसमें आपको कोई भी स्टेट देखने को नहीं मिलेगा ओवरऑल क्राइटेरियाज के मामले में, ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं उनके मामले में। इसका ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि भारत में जो आपका प्रणालीगत सुधार है उसकी अभी और ज्यादा जरूरत है, यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को और ज्यादा अभी मजबूत किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा वही हमने बात की कि भारत के 24 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ऐसे हैं जिनके प्रदर्शन में आपको सुधार देखने को मिला है, जबकि 12 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन यहाँ पर खराब हुआ है। इसके अलावा अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर प्रगति की बात करें तो भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस क्राइटेरिया में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें आपकी राजधानी दिल्ली मौजूद है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना है और ओडिशा है। तो ये सर ये ओडिशा इसमें शामिल नहीं है। ये 3 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दिया है। तो ये रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन की अगर आप बात करें, यानी कि हमने जो क्राइटेरियाज देखे थे, हमने जो टोटल आपके 6 क्राइटेरियाज यहाँ पर देखे थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लर्निंग आउटकम की अगर आप बात करें तो कोई भी राज्य यहाँ पर दक्ष कैटेगरी में नहीं पहुंचा है। ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यानी कि जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी का पार्ट है उसको कवर करता है। उसकी जमीनी चुनौतियों को दर्शाता है कि भारत में अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ के स्टूडेंट्स जो है बुनियादी ज्ञान, जिनको बुनियादी ज्ञान भी प्राप्त नहीं है, जो सामान्य किताबों को भी नहीं पढ़ सकते हैं, जो सामान्य कैलकुलेशन जैसे जो गणितीय कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जो कैलकुलेशन है उनको भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा चैलेंज जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के सामने मौजूद है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें आपका चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, पंजाब है और पुदुचेरी है। ये उच्च बैंड में आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ भी आपका जो शासन की गुणवत्ता है उसको और बेहतर करने की संभावना अभी बनी हुई है। इसके अलावा एक्सेस की बात करें, अगर आप पहुंच की बात करें तो ओडिशा इस डोमेन में दक्ष कैटेगरी में रहा है, यानी कि ओडिशा इस पूरे डोमेन में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, दक्ष कैटेगरी यानी कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कि लेकिन आपको याद रखना है, अभी हमने देखा था कि इनमें कोई नहीं रहा है,
वो जब हम बात कर रहे थे समग्र क्राइटेरियाज की, अभी हम बात कर रहे हैं केवल आपका एक्सेस की, यानी कि पहुंच की। तो पहुंच में ओडिशा जो है वो दक्ष कैटेगरी में आपको नजर आ जाएगा, यानी कि ओडिशा ने अपनी पहुंच में, स्कूलों की पहुंच में काफी ज्यादा सुधार किया है। इसके अलावा बिहार, तेलंगाना ने भी नामांकन के आधार पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बहुत सारा जो एनरोलमेंट है वो आपको बिहार और तेलंगाना में देखने को मिला है, खासतौर पर जो उन समुदायों के बीच में जो कि हाशिए पर मौजूद हैं। तो एक ही अच्छी बात यहाँ पर आपको मिलेगी। समानता की अगर आप बात करें तो SC ST ग्रुप और जो अन्य सामान्य वर्ग हैं उनके बीच में शैक्षणिक परिणामों का जो अंतर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और इसके साथ साथ आपका लैंगिक समानता में भी सुधार आपको देखने को मिला है। पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अंतर है वो अंतर भी यहाँ पर कम हुआ है, जैसा रिपोर्ट बताती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि दिल्ली, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार देखने को मिला है। खासतौर पर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शौचालय के मामले में, बिजली के मामले में इन राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है। शासन प्रक्रिया की बात करें, गवर्नेंस सिस्टम की अगर आप बात करें, स्कूलों को गवर्न कैसे किया जाता है, टीचर्स को कैसे एजुकेट किया जाता है, टीचर्स की एजुकेशन की अगर आप बात करें, तो चंडीगढ़ ने बेसिकली इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ पर डिजिटलाइजेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। चंडीगढ़ में डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये ओवरऑल आपके कुछ क्राइटेरियाज रहे जिन पर हमने डिस्कशन किया। अब सुधार की संभावना कहाँ पर है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले जो सुधार की संभावना है वो यही है कि भारत में जब आप समग्र लेवल पर बात करते हैं तो कोई भी राज्य आपको शुरुआत के चीज जो आपके चार जो कैटेगरीज हैं उनमें देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो है और ज्यादा चैलेंजेस हैं, ताकि हमारे एक ही राज्य यहाँ पर है, बाकी सारे राज्य आपको इनमें या इनमें देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर जो आपके अधिकांश राज्य मौजूद हैं उनको यहाँ पर कैसे लाया जाए, ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि उनकी गुणवत्ता में सुधार कैसे किया जाए ताकि उनका जो स्कोर है वो सुधारा जा सके। तो उनके स्कोर को सुधारना काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सरकार अभी और ज्यादा प्रयास कर सकती है। तो गुणवत्ता में एक बहुत बड़ी कमी जो है वो अभी भी हमारे देश में मौजूद है। लर्निंग आउटकम की अगर आप बात करें वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। वो स्कूलों के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपका अभी भी अपनी जो बुनियादी किताबें हैं या जिस क्लास में वो हैं उससे एक पीछे की क्लास को जो है, उसके एक पीछे की जो क्लास की किताबें हैं उनको भी पढ़ने में सक्षम नहीं है। वो उस क्लास की जो एक पीछे की क्लास है उसके जो मैथमेटिक्स के सवाल हैं उनको भी सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं है। फिर राज्यों के बीच में बहुत बड़ा अंतर जो है वो आपको देखने को मिलता है। हमने देखा था कि सबसे ऊपर आपको चंडीगढ़ मिलेगा और सबसे नीचे आपको मेघालय मिलेगा। दोनों राज्यों के स्कोर को अगर आप कंपेयर करें, स्कोर को अगर आप कैलकुलेट करें, तो उनके बीच में 286 अंकों का अंतर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जिस राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और जिस राज्य ने सबसे खराब परफॉर्म किया है, दोनों के बीच में 286 अंकों का अंतर है। तो इस अंकों के अंतर को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैप बना हुआ है इसको हमें कम करना है। फिर 12 राज्यों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कंपेरेटिवली कम हुआ है। इसमें आपका बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, लद्दाख शामिल हैं। इनको हमें सुधारने की जरूरत है, इन राज्यों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे आपके स्कूल ऐसे हैं जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रयोगशालाएं नहीं है, जहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर पुस्तकालय आपको नहीं मिलेगा, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशनल टॉयलेट्स आपको नहीं मिलेंगे, पानी के पीने की सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो ये इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अभी और ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए ताकि स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हो सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने सुधार की संभावना को लेकर के देखे। अब अंत में आगे की राह क्या हो सकती है, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको सीखने के परिणाम में सुधार पर जो है जोर देना चाहिए, यानी कि जो लर्निंग आउटकम है उसको सुधारने की जरूरत है। अगर आप हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे, NEP 2020 को देखेंगे, तो वहां पर आपका बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्राथमिकता देने की बात की गई है। हमको NEP को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि भारत के जो स्कूल हैं वहां पर आपका बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर और ज्यादा बेहतरी का जो ट्रेंड है वो आपको देखने को मिले। इसके अलावा बच्चों में निरंतर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष तौर पर वंचित बच्चों का नामांकन और प्रतिधारण जो है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। SC ST कम्युनिटी के जो हमारे छात्र हैं वो स्कूल में और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकें, उनका एडमिशन हो सके और वो पढ़ते रहें। इसके लिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो तमाम जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को हम हल कर पाएँ। इसके अलावा आपका शासन क्षमता जो है इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम पॉलिसीज बना सकते हैं
और पॉलिसीज़ बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिसी की निगरानी की जाए कि वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का विकास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें स्कूलों में लैब्स बनानी चाहिए, लाइब्रेरीज़ का निर्माण करना चाहिए, शौचालय बनाए जाने चाहिए, डिजिटल क्लासरूम के निर्माण पर ज़ोर देना चाहिए। इसके अलावा समानता की दिशा में हमें कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे हमें जातियों के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम करने की ज़रूरत है, खासतौर पर स्कूल एडमिशन और स्कूल एनरोलमेंट के मामले में। लिंग के बीच में जो अंतर आपको मिलेगा, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतर मिलेगा उसको कम करना चाहिए। क्षेत्रीय असमानता आपको देखने को मिलेगी कि चंडीगढ़ में स्कूल एजुकेशन बहुत बेहतर है और उधर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ स्कूल एजुकेशन कंपैरेटिवली काफ़ी खराब है। तो ये जो रीजनल डिफरेंस आपको मिलेगा, इस रीजनल डिफरेंस को भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमने आगे की राह के तौर पर देख ली हैं। तो अब उम्मीद है कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अंत में आपके लिए जो एक करंट अफेयर का सवाल था, वापस से हम अपने सवाल पर लौटते हैं। सवाल को एक बार फिर से आप पढ़िए। आपसे पूछा गया है कि जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसमें इनमें से किसको क्राइटेरिया के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। याद कीजिए कि 6 क्राइटेरिया जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है देखकर आप समझ जाएंगे आसानी से। तो एक बार से ऑप्शन को पढ़ लीजिए और फिर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।